हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? तैयारी चल रही है CUET की? तो देखो, मोस्ट अवेटेड ना मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था कि यार एक NPO के ऊपर ना मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चंस, जो मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जो डेफिनेटली पूछेंगे उसकी एक वीडियो बनाओ तुम लोगों के लिए। तो आज मैं लेके आ गया हूँ तुम लोगों के लिए वीडियो। NPO के ऊपर 50-52 क्वेश्चंस में दूंगा और कहीं पे लिख के रख लो, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। पेपर के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर क्वेश्चन इसी में से आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, शेयर योर एक्सपीरियंस। ऑलराइट, भैया लोग, बच्चे लोग, चलो शुरू करते हैं। राम का नाम लेके, जय हिंद जय भारत का नाम लेकर के क्वेश्चन नंबर 1, NPO का क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर NPO? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा NPO के लिए ट्रू नहीं है, सच नहीं है, सत्य नहीं है बालक? कौन सा सत्य नहीं है? सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू प्रोवाइड सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज. These organizations function with profit motive. Excess of income over expenditure is called surplus, and excess of expenditure over income is called deficit. This is the right choice, boys and girls. These organizations function with profit motive. ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं करती। दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यहां पर भी नॉट ट्रू की बात आ रही है, पिछले क्वेश्चन भी नॉट ट्रू की बात आ रही है। तुम लोग गलती कहां करते हो? नॉट नहीं पढ़ते हो, ट्रू पढ़ लेते हो। ठीक है, यही गलती करते हो, तो ये गलती नहीं करना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ लिया होगा तुमने क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न का उत्तर धराधर देखो, फटाफट देखो, फटाफट फटाफट फटाफट। सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो जी, सरप्लस जो होते हैं वो उसी में लगा दिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर NPO? इनमें से कौन सा इनकम का सोर्स नहीं है? ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड जो है ना वो इनकम का सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय NPO? इनमें से कौन सा अकाउंट NPO प्रिपेयर नहीं करती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? में से कौन सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होता? डेप्रिसिएशन शो नहीं होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? यहाँ पर फिर से बोला लीगेसी, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, अरियर्स, कैपिटल रिसीट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। देखो कैपिटल रिसीट फ्रॉम शेयर होल्डर, क्योंकि इसमें शेयर तो होता नहीं, इसलिए कैपिटल रिसीट फ्रॉम शेयर होल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस में भी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? में से कौन सा बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है? कौन सा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का उत्तर ढूंढो। 7वें का उत्तर होगा C, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। 8वां प्रश्न, नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। बिकॉज यहां पर रिसिप्ट और पेमेंट की बात होती है भैया, पैसा आएगा पैसा जाएगा उसकी बात होती है, इसलिए रियल अकाउंट होता है। 9वां सवाल, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द समरी ऑफ इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट? कौन सा इसमें कैपिटल रिसिप्ट है? लाइफ मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है रिवीजन के लिए बच्चों। अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ पीरियोडिकल्स बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? इनमें से कौन सा शो किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? इंडोमेंट फंड रिसिप्ट, सैलरी इन अरियर, डेप्रिसिएशन, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं यार, D हो गया। 13वां, जनरल डोनेशन ऑफ यूज अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जनरल डोनेशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट? स्मॉल अमाउंट के लिए, जनरल डोनेशन में स्मॉल अमाउंट के लिए कौन सा इसमें से इनमें से कौन सा सत्य है जनरल डोनेशन के लिए? तो शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जनरल डोनेशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट? इनमें से कौन सा नहीं है सत्य? जनरल डोनेशन को लेकर के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है जनरल डोनेशंस के लिए ये सारे ऑप्शन सत्य हैं, चारों के चारों ऑप्शन सत्य हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। पीछे भी था शायद क्वेश्चन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। भैया जो पैसे आते हैं जो पैसे जाते हैं उसके बेसिस पे होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अक्रूवल बेसिस पे होता है तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, सारे खर्चे और सारे इनकम इसमें आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ
रेवेन्यू नेचर ओनली, याद रखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कैश इन हैंड, सरप्लस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को डेफिसिट बोलते हैं, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को सरप्लस ही बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस बॉस, अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। 22वां का उत्तर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नोट्स ऑन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता, इनमें से कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता, कौन सा नहीं शो किया जाता, देखो कौन सा शो नहीं किया जाता, अरियर्स ऑफ सैलरी पेड, अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट इन एडवांस, कौन सा शो नहीं किया जाता। 22वें का उत्तर ढूंढ रे बच्चा ढूंढ, ऑल द अबव। तो ये सारे कहाँ दिखते हैं यार, बैलेंस शीट में दिखते हैं, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है, इनमें से कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाता है। अप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सब्सक्रिप्शन, इनमें से कौन सा सब्सक्रिप्शन के लिए ट्रू नहीं है, तो उत्तर होगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर इज नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है गाइस। बच्चे लोग सफेददारी की इज्जत रखना, समझ गए। 25वां सवाल देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस। मुझे लगता है ए वाला उत्तर ही सही है, ठीक है, तो मैं ए वाले को टिक करता हूँ, ठीक। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है, दिस इज द राइट चॉइस। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय एन एनपीओ इज ट्रीटेड एज, अगर मान लो इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली, अगर रेगुलरली रिसीव होता है तो रेगुलर रिसीव हुआ तो रेकरिंग नेचर का हुआ, जब रेकरिंग नेचर का होगा तो डेफिनेटली है ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, समझ गए। 28वें का सी उत्तर सही है, 28वें का सी। 29, द सरप्लस ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ periodicals, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि एक तरीके का इनकम होता है। 30वें सवाल से आगे निकलेंगे, 31वें सवाल पे जाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल सिल्वर जुबली फंक्शन ऑफ अ क्लब इज टू बी क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड फॉर द पर्पस एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नो, ये वाला उत्तर नहीं होगा, बी सी उत्तर होगा, स्पेशल फंड फॉर द पर्पस एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दिस इज द राइट चॉइस गाइस, सी। 32वां सवाल देखो, ध्यान से देखना है बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ट्रीटेड, अगर करंट ईयर में आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर ली है तो एक तरीके की लायबिलिटी होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। 33rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द आइटम्स आर डायरेक्टली एडेड टू द जनरल फंड इन बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ, विच ऑफ द आइटम्स आर डायरेक्टली एडेड टू, कौन सा आइटम इसमें से है जो डायरेक्टली ऐड करेंगे हम लोग, तो जनरल फंड इन बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, उसको याद रखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर डायरेक्टली एडेड टू द जनरल फंड इन बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ, तो एंट्रेंस फी इन्वॉल्विंग ए गुड अमाउंट, लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, सारे के सारे जनरल फंड। टोटल अमाउंट रिसिप्ट, अभी यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने होंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट रिसिप्ट अंडर द हेड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज 65,000, तो यहाँ पे लिख दो 65,000 लिख दिया। देखो भैया यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 65,000 तुमने लिख दिया, जो तुमने रिसीव किया वो आ गया। फिर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई एडवांस लिखो आए तो उसको माइनस कर दो, ठीक। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का अगर है तो उसको माइनस कर दो, और करेंट ईयर का है 3800 तो इसको प्लस कर दो, ठीक है। अब जोड़ कर देखो तेरा आंसर क्या आता है, जो भी आंसर आएगा उस पर टिक कर देना है, समझ गए।
अब इसको ऐड करके देखो, जो भी आंसर आएगा उसको टिक कर देना है। मेरा आंसर 64,700 आ रहा है, तुम्हारा भी क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन जो ऑप्शन नंबर ए है उसको टिक करोगे। फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 में टोटल सब्सक्रिप्शन 4,50,000 आया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो एक्चुअली करंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। और जो 12,000 है वो हमने रिसीव्ड किया है करंट ईयर में, करंट ईयर में लिया है, इसका मतलब दिस रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, इसलिए इसको माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस एंड करंट ईयर वर 11,500, तो आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर में है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर है, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो पिछले साल का है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। और करंट ईयर में जो है 17,800, इसको प्लस कर देंगे। अब जो भी फिगर आएगा हमारा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसको जोड़ के देखोगे तुम तो क्वेश्चन नंबर 35 इसका उत्तर आ जाएगा बी यानी 4,65,300। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्या बताया मैंने। 36 क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड को और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड को, यानी कि रिसिप्ट साइड को और इधर इनकम साइड को अगर आप कंपेयर करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इजिली असर्टेन्ड, तो कौन सी चीज़ आसानी से पता नहीं चलेगी। दिस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपेयरिंग आइटम्स ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इसको आप आसानी से कंपेयर नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इनमें से कौन से रिसिप्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, स्पेशल ग्रांट इन एड, लीगेसीज ऑफ स्मॉल अमाउंट, लीगेसीज ऑफ स्मॉल अमाउंट, यानी जो भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये होना चाहिए लीगेसीज ऑफ स्मॉल अमाउंट, बाकी सबको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। 39th क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि 39th क्वेश्चन क्या कहता है। 39th क्वेश्चन आपको पूछता है क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पेशल फंड क्रिएटेड बाय एनपीओ, तो दिस वन इज द करेक्ट चॉइस। इनकम अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सही बात नहीं है, ये उसी में ऐड कर दिया जाता है, उसी फंड में ऐड कर दिया जाता है। देखिए 40वां सवाल देखिए, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट वर 12,50,000, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 12,50,000 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग हो वो प्रीवियस ईयर का होता है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। करंट ईयर के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग हो वो करंट ईयर का होता है, इसलिए प्लस कर देंगे। और एडवांस जो प्रीवियस ईयर में मिला था 1,00,000 रुपये, वो करंट ईयर का होता है, इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया। और जो करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है वो मतलब अगले साल के लिए होता है, इसलिए उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। और जब ये सबको प्लस जोड़ घटा गुना भाग करोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 12,10,000। ठीक है, तो तुम्हारा चॉइस क्या होगा, ए। सही है, इसको ध्यान से देखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट ये याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन वाले के केस में क्या करेंगे, बार बार बोलता हूँ, सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव किया है लिखो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर दो, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है प्लस कर दो, प्रीवियस ईयर का एडवांस है प्लस कर दो, करंट ईयर का एडवांस है माइनस कर दो, पहुंच गए तुम सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 41वां प्रश्न बोलते हैं, देयर आर 500 मेंबर्स, कहता है 500 मेंबर्स है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 9,50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। अमाउंट टू बी टेकन टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, कितना अमाउंट लेके जाओगे, तो कुछ नहीं करना है, तुमको 500 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्चुअली में तुमको इतना अमाउंट लेके जाना चाहिए, यानी 10 लाख लेके जाना चाहिए। समझ में आई बंधु? ठीक है, क्योंकि 500 मेंबर है, 2,000 का सब्सक्रिप्शन है, 500 इंटू 2,000, भैया 10 लाख रुपए ही तो हमको होने चाहिए, चाहे वो मिले हो चाहे वो ना मिले हो, चाहे एडवांस में मिले हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, जो भी है 10 लाख होगा। तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा, बी होगा तुम्हारा राइट चॉइस। चलो अब 42 में देखो,
स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस है 5,20,000। ड्यूरिंग दियर अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स दिस फंड अमाउंटेड टू 80,500। अमाउंट स्पेंट आउट ऑफ द फंड वाज 75,200 स्पेंड किया। इस पर जो इंटरेस्ट रिसीव किया, यानी कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट रिसीव किया 36,340। आपको पता करना है कि स्पोर्ट्स फंड में बैलेंस शीट में क्या बैलेंस होगा। तो बहुत ही आसान सा काम है, मैंने कहा था ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, दिस इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि जो भी फंड का बैलेंस था पहले वो तो तुम यहां पर लिख दो, उसके बाद तुम क्या करो, जो भी तुमने इस फंड के फंड में तुमको पैसे मिले हैं वो इसमें जोड़ दो। ठीक, जो भी तुमने इस फंड से खर्च किए हैं उसको तुम यहां पर फंड में ही माइनस कर दो। फिर जो कुछ भी तुमने इस फंड को इन्वेस्ट किया था और उसे तुमको पैसे आ रहे हैं तो उसको तुम क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ऐसा करने के बाद जो भी तुम्हारा फिगर आएगा, तो यहाँ पर दो चांसेज होंगे, ध्यान से देखना है, मेरी बात यहीं पर सुन लो और समझ लो। यहाँ पर दो चांसेज आएंगे, या तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा या रिजल्ट नेगेटिव होगा। क्या याद रखना है सर, अगर पॉजिटिव होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाएगा। समझिए, डेबिट साइड में चला जाएगा अगर नेगेटिव होगा तो, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जब तुम इसको प्लस माइनस करते हो ना, तो यू आर गेटिंग ऑन टू 5,61,640 शायद तुम्हारा ये बनेगा। अगर 42 का आंसर देखो तो इट वुड बी डी। हम ऐसे भी आंसर पता लगा देंगे, 340 से तो 600, 340 है ये उत्तर। मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, कोई अमाउंट ऐसा है 640 नहीं, इसको प्लस माइनस करो बच्चों, तो ये हो जाएगा 6,05,000, 6,05,000 और 6,36,500, 6,36,000 6,05,000, 6,36,840, 6,36,840 में से माइनस कर दो 75,200, 0, 4, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, 6 में से 5, 6, 561,640, दिस इज द करेक्ट चॉइस, है ना, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी शोन इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ द करंट ईयर वाज 1,20,000। अब सैलरी है 1,20,000 रिसिप्टेंट पेमेंट में, तो चलो कोई बात नहीं, 1,20,000, इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाले को माइनस कर देंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थी दैट इज मीन टू दैट ईयर ओनली, द प्रीवियस ईयर ओनली। 12,000 जो है वो करंट ईयर की है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वह 7,600, तो इसको प्लस कर देंगे, पर्टेनिंग टू करंट ईयर है इसलिए प्लस कर देंगे। और जो सैलरी तुमने एडवांस पे करी इस साल जो नेक्स्ट ईयर की है उसको हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम डेबिट करोगे। ठीक है, तो 43rd का कैलकुलेशन करके तुमको आंसर आएगा 1,18,800। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, अपने आप आंसर आ जाएंगे प्लस माइनस करोगे तो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसको हम कहते हैं कंजम्पशन होता है, मटेरियल जो कंज्यूम्ड होता है उसके लिए निकालना होता है। ठीक है, जो भी आपका मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो होता है, या आप कह लें कि कोई भी जो गुड्स जिसमें वो डील करता है उसके कंजम्पशन की बात होती है। कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आर 72,000 एंड 64,000, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन आर 32 एंड 28। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस फॉर मेडिसिन आर 28 एंड 32। पेमेंट सोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज 4,25,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 है और इसको ध्यान से तुमको करना है। इसको दो पार्ट में करना है, परचेज ऑफ मेडिसिन एंड कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तुमको पूछ क्या रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अकाउंट डेबिट करोगे, क्या अमाउंट करोगे, तो जो भी कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन होगा, कंजम्पशन ऑफ
जो भी कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन होगा ना उसको तुम दिखाओगे, कंजम्पशन को दिखाना है, ठीक है, कंजम्पशन को दिखाना। इट हैज टू, कंजम्पशन को दिखाने के लिए क्या करना है कि इसको दो पार्ट में बांट लो। एक पार्ट कर लो परचेज, कि तुमने साल में कितनी परचेज करी। तो परचेज के लिए तुमको क्या दिया हुआ, कहता है कि तुमने पेमेंट कितना किया, 4,25,000 किया। चलो जी, ये अमाउंट तुमने पे किया। परचेज का मतलब क्या हो गया कि तुमने इस ईयर में कितना परचेज किया। गेटिंग द पॉइंट, तुमने इस साल कितना परचेज किया। तो ध्यान से देखो, सोचना है तुमको इस साल क्या परचेज हुआ, ठीक है। इस साल जो भी परचेज हुआ उसको तुमने लिखना है। तो देखो, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को क्या करो, माइनस कर दो क्रेडिटर को, क्लोजिंग बैलेंस को क्या करो, प्लस कर दो। देखो भैया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर का मतलब ये हुआ ना कि इस साल जो तुमने क्रेडिट पे उधार पे खरीदा है, तो करंट ईयर का जो क्रेडिटर होगा उसको प्लस करोगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्रेडिटर है इसका मतलब है कि तुमने लास्ट ईयर में खरीदा था, उसका क्रेडिटर है वो। इसलिए जो क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, उसको माइनस कर दो और क्लोजिंग बैलेंस को प्लस कर दो। फिर एडवांसेस मेडिसिन आर 28 एंड 32। अब एडवांसेस को देखो, ओपनिंग एडवांस है 28,000 का और क्लोजिंग जो एडवांस है, सर ओपनिंग एडवांस है 28,000 का और क्लोजिंग जो एडवांस है वो 32,000 का है। तो ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या हो गया कि तुमने एडवांस में दे दिया है करंट ईयर के लिए, ठीक है ना, इसलिए उसको तुम क्या करोगे, प्लस कर दोगे और क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर दोगे। क्लोजिंग एडवांस तुमने किसके लिए दिया है, अगले साल के लिए दिया है। सही बात है, सही बात है। जब तुम इसको जोड़ घटा गुना भाग करोगे, देखो यार 32 तो -4, 32, 28, 56, 64 हो गया, तो 56 हो गया और 64 हो गया, 56 और तो -8,000, तो ये हो गया 4,17,000। चलो यार, परचेज हो गया। अब तुम निकालो कंजम्पशन। एक्चुअली में तुमने कंजम्पशन इस साल में कितना किया, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना किया, जो तुम्हारा परचेज था वो प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही हुआ ना तुम्हारा कंजम्पशन। तो 4,17,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक कितनी है तुम्हारी, ओपनिंग स्टॉक है 72,000 की और क्लोजिंग स्टॉक क्या है तुम्हारी, 64,000 की है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं, इसको क्वेश्चन को आराम से समझा रहा हूँ ताकि तुमको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम घबराओ मत, आराम से लिख लो। और ये टोटल देख लो जो भी आएगा, 72 में से 64,000 तो कितना हो गया, 12, तो 4,29,000। देखो यार कहीं पे है क्या, नहीं है, लेट मी चेक। 4,17,000 माइनस 64,000, 4,25,000 है, 4,72,000 प्लस 64, 72, अच्छा हाँ ठीक है, 72 में से 64,000 तो 8,000, 4,25,000 होगा सर। तो 4,25,000 इज द राइट चॉइस, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब वाज 2,50,000। यहाँ पर तो तुमको समझा दिया था मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, 2,50,000 है। टोटल रिसीव ड्यूरिंग अंडर दिस हेड इज 50,000 तुमने टोटल रिसीव करी है, प्लस कर दो। ओपनिंग बैलेंस 2.5 लाख है, लिख दिया। टोटल रिसीव किया इस हेड में 50,000 लिख दिया। इंटरेस्ट भी रिसीव किया तूने 16,000, तो 16,000 भी प्लस कर दिया मैंने। लेकिन तुमने प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या, 3,50,000, इसको माइनस कर दिया। अब देखोगे 250, 3,16,000, ये 34,000 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। और मैंने अभी बताया था जो नेगेटिव होएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में डालोगे। तो राइट डेबिट बैलेंस ऑफ डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय 34,000 विल बी द राइट चॉइस, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन में देखा तुमने 750 मेंबर्स थे, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। सब्सक्रिप्शन इस ड्यूरिंग द ईयर तुमने 360 रिसीव किए हैं। 40 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के दिए नहीं। 15,000 तुमको ऑलरेडी बिगिनिंग में मिल चुके हैं। तो सब्सक्रिप्शन तुमने एडवांस में इस साल क्या रिसीव किया वो निकाल दो। देखो इस साल एडवांस में, यानी इस साल के एंड में एडवांस में क्या मिला,
तो तुम पहले ये देख लो कि तुमको करंट ईयर का कितना होना चाहिए, करंट ईयर का कितना मिला है, करंट ईयर से रिलेटेड कितना मिला है, उससे एडिशन जो भी मिला है वो नेक्स्ट ईयर का जोड़ के होगा, यानी कि एडवांस इन द एंड होगा करंट ईयर के। तो तुम देखोगे कि सब्सक्रिप्शन तुमको मिलना चाहिए 750 इंटू 500, सब्सक्रिप्शन तुमको मिलना चाहिए 750 इंटू 500। 40 मेंबर ने दिए नहीं, 15,000 का तुमको ऑलरेडी एडवांस मिला हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 3,40,000 तुमको करंट ईयर का मिला है और टोटल मिला है 360, तो इसका मतलब एडवांस कितना है 20,000 का एडवांस है, 360 में से 340, तो तुम्हारा चॉइस क्या होना चाहिए 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 500 मेंबर्स हैं ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 750, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 3,25,000, 80 and 50 members have paid their subscription in advance during the last year and current year respectively. So the outstanding subscription for the current year will be, यानी कि outstanding subscription क्या होगा। तो तुमको क्या निकालना, देखो तुम्हारे पास में ना नॉर्मली सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 500 इंटू 750 होने चाहिए तुम्हारे सब्सक्रिप्शन, तो दैट कम्स टू 30, 1 2 3 0, 5 5 25, 5 7 35, 2 तो 3,75,000 तुम्हारा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए करंट ईयर का, करेक्ट। कहता है 80 और 50 मेंबर्स हैव पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट एंड करंट ईयर, तो लास्ट ईयर में 80 लोगों ने एडवांस में दे दिया, करंट ईयर में 50 लोगों ने एडवांस में दे दिया, तो 80 लोगों ने एडवांस में दे दिया, राइट। तुमको निकालनी है आउटस्टैंडिंग कितनी है, यानी कि अब देखो 80 मेंबर्स ने पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट, तो 80 मेंबर्स ने लास्ट ईयर का एडवांस में दे दिया, तो 80 इंटू 750, दिस कम्स टू 0 0, 8 5 जा 40, 8 7 जा 48 और 4, 8 7 जा 56, 8 0 0, 8 5 जा 44, 60,000, 60,000 तुमको पिछले साल ही एडवांस में मिल गया था। ड्यूरिंग करंट ईयर में तुम्हारा क्या हो गया, करंट ईयर का भी है, करंट ईयर में तुम्हारे 50 मेंबर ने 750 रुपये करके दे दिए, तो 0 0, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37। अच्छा, ये तुम्हारा इतना होना चाहिए, ये तुमको ऑलरेडी एडवांस में मिल गया हुआ है, और ये तुम्हारा फिर अगले साल के लिए तुमको ये 37,500 मिले हैं। तो तुम क्या करते हो, जो भी तुम्हारे पास में सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जो भी तुम्हारे पास में ड्यूरिंग द ईयर मिला है, अब ध्यान से देखो ड्यूरिंग द ईयर कितना आया 3,25,000 हुआ, फाइन। और जो करंट ईयर की बिगिनिंग मतलब जो तुम्हारे पास में 80 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में लास्ट ईयर दे दिया था, तुम इसको क्या करते हो बच्चों प्लस कर देते हो, ठीक। और जिन लोगों ने तुमको नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया उसको तुम माइनस कर देते हो, तो तुम्हारी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए ये हो गया 1,25,000 रिसीव करी, 60,000 जो सब्सक्रिप्शन है 80 मेंबर्स का वो लास्ट ईयर में मिला था तो उसको ऐड कर देते हो, और जो करंट ईयर के लिए करंट ईयर में एडवांस मिला था उसको तुम माइनस कर देते हो, तो ये आ जाता है कितना, क्या किया मैंने 3,25,000 तुमको मिले हैं, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था एडवांस में उसको ऐड कर दिया, करंट ईयर का एडवांस मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो गया कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तुमको ये मिला है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये मिला है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये तुम्हारी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की ड्यू है, तो ये ड्यू है। अब इसको समझो यार, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, ये तुम्हारी क्या है ड्यू है, और ये तुमने करंट ईयर के लिए रिसीव की है, रिसीव्ड फॉर, ये हो गया रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, इस साल के लिए तुमने इतना रिसीव किया है।
और ये है सब्सक्रिप्शन ड्यू। इसका मतलब ये हो गया आउटस्टैंडिंग क्या होगा, कितने तुमको नहीं मिले, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा यानी 3,75,000 माइनस 3,47,500 जो होगा ये होगा 27,500। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर की। समझ में आई बात? सिंपल काम है, 2 स्टेप में काम खत्म। ये देख लो 3,75,000 तुम्हारा ड्यू होता है और ये देख लो कि तुमने करंट ईयर के लिए क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर रिसीव ज़्यादा हो गया तो हो गया एडवांस और अगर रिसीव कम हुआ तो हो गया जी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। सिंपल है, अगर जितना रिसीव किया करंट ईयर के लिए, करंट ईयर में मैं जितना रिसीव किया, करंट ईयर के लिए जितना रिसीव किया, करंट ईयर के लिए जितना रिसीव किया वो अगर कम पड़ गया ड्यू से तो आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। प्राइज फंड स्पोर्ट्स क्लब का 12,50,000 है, सही बात है। टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अंडर दिस हेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज 4,50,000 तुमने टोटल रिसीव करा है। और प्राइस जो है वो 96,000 का, इंटरेस्ट जो रिसीव किया वो 96,000 का, वो भी प्लस कर देंगे। और प्राइस जो है वो 4,75,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया, तो खर्च कर दिया। अब जो भी बचा वो तुम्हारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड। तो 48 का जो क्लोजिंग बैलेंस है फंड का, दैट वुड बी योर चॉइस नंबर सी, 13,21,000। इसको तुम करोगे तो इट कम्स टू 13,21,000, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49। अब ये वही कंजम्पशन वाला जो सिस्टम है जो बताया था कि कितना कंज्यूम हुआ वो निकालना है। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द करंट ईयर। तो कितना स्पोर्ट्स मटेरियल तुमने कंज्यूम कर लिया वो मैंने कहा था 2 स्टेप में निकालो। एक तो निकालो परचेज और फिर तुम निकालो, तो परचेज के लिए क्या होगा, कितना अमाउंट तुमने पे करा। तो 80,000 के पैसे पे किए तुमने। फिर तुमने क्या किया, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर दो, ठीक है, और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस कर दो। ओपनिंग 30,000 है, इसको माइनस कर दो और क्लोजिंग क्रेडिटर को तुम क्या करो, प्लस कर दो। क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब ये कि इसी साल परचेज किया, ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब पिछले साल जो परचेज किया था उसका क्रेडिटर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 75,000। अब तुम देखो कंजम्पशन क्या होगा, तो कंजम्पशन होगा परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 का हो गया और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का हो गया, तो ये आ गया 85,000। समझ गए? तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखना है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब 50वां सवाल देखते हैं कि एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब फॉर अ पर्टिकुलर ईयर लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस रिसिप्ट वर 10,500 और 10,50,000 एंड 4,20,000। फिर कहता है इफ कैपिटलाइज्ड 50% ऑफ इट्स एंट्रेंस फी रिसिप्ड इन ईयर, अगर जो भी तुमने एंट्रेंस फी रिसीव करी उसका 50% कैपिटलाइज कर दिया जाए यानी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा। तो 4,20 का 50% होता है 2,10,000। ये सीधा आंसर है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी को तुम चूज करोगे। ऐसे 51वां सवाल को देखते हैं, ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, सैलरी वाला है क्वेश्चन। तो 1,18,800 तुम्हारी सैलरी है, मिली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हुए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तुमसे पूछ रहा है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको कितनी सैलरी मिली है, ठीक है ना। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको कितनी सैलरी मिली है, तो इसमें 1,18,800 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये मिली होगी 15,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ये नहीं मिली होगी, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो मिली नहीं होगी, इसलिए तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो माइनस 12,000 और सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के दरमियान जो सैलरी आपको पे की गई थी वो तो पिछले साल पे की गई थी, इसलिए 7,600 माइनस कर दीजिए और इस साल जो एडवांस में पे किया गया है 5,800 आप प्लस कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे
तो आपका जो उत्तर आएगा ना बच्चों, ये आएगा लगभग 1,20,000। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर बी होना चाहिए, 51 का बी। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या अमाउंट आया होगा। तो निचोड़ अगर 1,18,800 आता है तो इसमें आपको क्या आया होगा? तो जो पिछले साल का एडवांस है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के एंड का होगा ना, वो आ गया होगा। करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो नहीं आया। एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो तो प्रीवियस ईयर में पे किया था, इस साल तो आया नहीं ना पैसा, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। और जो 5,800 है जो करंट ईयर का एडवांस है, 7,600 जो है वो तुम्हारा सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द, जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है 7,600, उसको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि करंट ईयर में कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, करंट ईयर में कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसके लिए जो भी तुमने काम किया ना उसका रिवर्स कर दो, ठीक है ना। जो भी सब्सक्रिप्शन या जो भी सैलरी तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते हो ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो जो जो प्रोसेस करते हो जस्ट उसका उल्टा कर देना है। उल्टा कर दोगे ये पता चल जाएगा भैया मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसे कितने थे, इस साल हमको सैलरी के हेड में पैसे आए कितने थे। फाइन, तो 1,20,000 इज द राइट चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, A school sold all of its old furniture for ₹285, book value 450 है। As on the opening day of the current year, it also purchased new furniture for 8,50,000. These two transactions took place in the middle of the year. The rate of depreciation 10% per annum. The items and the amounts relating to furniture to be debited to income and expenditure account will be. तो क्या आइटम और क्या अमाउंट होगा? दो आइटम बेसिकली होंगे, एक तो होगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन, तो पहले मैं डेप्रिसिएशन देख लेता हूँ, पहले मैं लॉस देख लेता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो बिका भी है। तो तुम पहले ये देखो कि बुक वैल्यू तुम्हारी 450 थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी। तो 4,50,000 इंटू 10% और इंटू हाफ। तो पहले इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो, डेप्रिसिएशन होगा इसका 22,500। अब इसकी बुक वैल्यू ले लो भाई साहब, बुक वैल्यू हो जाएगी 450 माइनस 22,500, यानी ये बुक वैल्यू हो जाएगी 4,27,500। अब तुम देखो सेल कितने में किया, तुमने सेल किया 2,85,000 में, इसका मतलब तुम्हारे पास जो है डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1,42,500 रुपये का लॉस ऑन सेल हो जाएगा। तो लॉस ऑन सेल हो जाएगा 1,42,000 दूसरा तुम देखो कि डेप्रिसिएशन जो नया वाला खरीदा है ना उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, वो है 8,50,000 इंटू 10% और इंटू हाफ, तो इट कम्स टू 42,500 रुपये का तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, लॉस ऑन सेल 1,42,500 और डेप्रिसिएशन 42,500। तो देखो चेक करो तुम्हारा आंसर किधर है, तुम्हारा आंसर किधर है, 1,42,500 डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 42,500। तो योर चॉइस वुड बी ए। तो इस तरीके से बच्चों 52 क्वेश्चन का जो कोटा था वो पूरा हो गया। सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनपीओ वाले जो है ना इसी में से आएंगे, और ये एनपीओ जो है वो तुम्हारे क्लास 12th के बोर्ड में ये टॉपिक डिलीटेड था, इसलिए मुझे लगा कि मैं ज़रूर इसके ऊपर बनाऊं। बाकी तो स्टार्टिंग में मैं सारी बातें बोल चुका हूं, कुछ ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखिए और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जितने नॉनसेंस थे, जितनी चीज़ें थी, हर प्रकार के क्वेश्चन, इतने ही प्रकार के क्वेश्चन एनपीओ में आते हैं। ये सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यानी सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताया मैंने, कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको समझा दिए। जैसे कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझा दिया, सब्सक्रिप्शन का समझा दिया, आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का, ड्यूरिंग द ईयर का, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस तो हैं ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और होपफुली आपके पेपर अच्छे होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिले। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
बाय.